5.3 प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज। प्रोजेक्ट लायन एंड IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज। सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार ने शेरों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट लायन के लिए वित्त पोषण की मंजूरी दे दी है। अन्य संबंधित तथ्य। सरकार ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ NRCW की स्थापना की भी मंजूरी दी है। NRCW का उद्देश्य वन्यजीवों में बीमारियों की निगरानी करना है, खासकर उन बीमारियों की पहचान करना जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती हैं। उदाहरण के लिए 2020 में बेबेसियोसिस के प्रकोप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में 23 शेरों की मृत्यु हो गई थी। बेबेसियोसिस शेरों की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नोडल एजेंसी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने शेरों के लिए ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज के तहत पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट भी जारी किया है। दोनों देखें। IUCN ने शेरों को बहुत अधिक गिरावट लार्जली डिप्लीटेड श्रेणी में रखा है। आकलन से यह भी पता चला कि मानवीय गतिविधियों का प्रभाव शेर को उसके संपूर्ण ऐतिहासिक पर्यावास में पारिस्थितिक रूप से पूरी भूमिका निभाने में बाधा डालता है। इसके अलावा आकलन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया से विलुप्त हो चुके हैं। IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज यह प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति या पुनर्वास को मापने और संरक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक वैश्विक मानक प्रदान करता है। मुख्य विशेषताएं। कवरेज। यह सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी प्रजातियों को कवर करती है। ग्रीन स्टेटस की 8 श्रेणियां। वन में विलुप्त एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। गंभीर स्तर तक गिरावट क्रिटिकली डिप्लीटेड। बहुत अधिक गिरावट लार्जली डिप्लीटेड। मध्यम गिरावट मॉडरेटली डिप्लीटेड। कम गिरावट स्लाइटली डिप्लीटेड। पूर्णतः पुनर्स्थापित फुली रिकवर्ड। कोई गिरावट नहीं नॉन डिप्लीटेड। और अनिश्चित स्थिति इनडिटर्मिनेट। रेड लिस्ट का पूरक। रेड लिस्ट प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम पर ध्यान केंद्रित करती है। ग्रीन स्टेटस इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि प्रजातियों को किस प्रकार पुनर्जीवित किया जा सकता है तथा इसके लिए संरक्षण संबंधी कौन से उपाय करना आवश्यक है। अब तक IUCN रेड लिस्ट में 100 से अधिक प्रजाति ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज असेसमेंट में शामिल हैं। ग्रीन स्टेटस का मूल्यांकन असेसमेंट का अनिवार्य हिस्सा है। ग्रीन स्टेटस किस प्रकार प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है? कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्स्थापित हो जाती है यदि वो अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद हो, मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित, वो अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार्य आबादी में मौजूद हो, विलुप्त होने का खतरा नहीं, वो अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिक कार्यों को संपन्न करती हो, आदि। नोट: IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज भी जारी करता है। प्रोजेक्ट लायन 2020 के बारे में उद्देश्य: व्यापक दीर्घकालिक संरक्षण संबंधी प्रयासों के माध्यम से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना। फोकस के मुख्य क्षेत्र: परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण, शेरों के लिए स्थायी पर्यावास सुनिश्चित करना, शेरों के पर्यावास का पुनर्स्थापन और शेरों के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों को सुरक्षित करना। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करना। रोग प्रबंधन, भारत को बड़े बिल्लियों बिग कैट के स्वास्थ्य अनुसंधान और उपचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। समय अवधि 10 वर्ष। कार्यान्वयन, गुजरात सरकार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जैसे अन्य हितधारकों द्वारा। एशियाई शेर, भारतीय शेर के बारे में: पर्यावास, घास के मैदान, सवाना, घने झाड़ी और खुले वन। वितरण: वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर क्षेत्र एशियाई शेरों का एकमात्र पर्यावास है। शेर कभी ईरान से लेकर पूर्वी भारत के पलामू तक पाए जाते थे। बर्दा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभरा है। मुख्य विशेषताएं: वयस्क नर शेर मादाओं की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। इनका जीवन काल लगभग 16-18 वर्ष होता है। शेर बड़े समूहों में रहते हैं जिन्हें प्राइड कहा जाता है। शेर प्रायः रात में ही शिकार करते हैं और इनकी गर्भधारण अवधि लगभग 100 से 119 दिनों तक रहती है। नर शेर नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं। पारिस्थितिक भूमिका: शेर शीर्ष शिकारी कीस्टोन प्रजाति होते हैं। वे शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करके वनों और घास भूमि की संतुलित स्थिति और पुनर्बहाली को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा शेर सबसे कमजोर शिकार को निशाना बनाते हैं, जिससे शिकार आबादी में बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। आबादी की स्थिति: 2020 में 674, 2015 में 523 थी। एशियाई शेरों की संरक्षण स्थिति: IUCN स्थिति: वल्नरेबल।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूची I और IV में शामिल। साइट एस, परिशिष्ट I में सूचीबद्ध। प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल। शेरों की उप प्रजातियां। नॉर्दर्न लायन, पैंथेरा लियो। इस उप प्रजाति की आबादी उत्तर, मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। इस उप प्रजाति में एशियाई शेर और अपने क्षेत्र से विलुप्त बर्बरी शेर भी शामिल हैं। सदर्न लायन, पैंथेरा लियो मेलानोचाइटा। इसमें पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी शेरों की आबादी शामिल है। कई अन्य पहलों ने एशियाई शेरों के संरक्षण को और मजबूत किया है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (IBCA) इसे 2023 में लॉन्च किया गया। IBCA शेरों सहित बड़े बिल्ली वर्गीय प्राणियों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ग्रेटर गिर कनेक्ट, इसमें पारंपरिक गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से परे भी शेरों के लिए अतिरिक्त उपयुक्त पर्यावास को विकसित करना शामिल है। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने के लिए गिरनार, पनिया और मितियाला जैसे अभयारण्यों को अधिसूचित किया गया है। संरक्षण तंत्र को मजबूत किया गया। ग्रेटर गिर क्षेत्र GGR के लिए एक टास्क फोर्स और राज्य स्तर पर वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अन्य वन्यजीव पर्यावास विकास नामक केंद्र प्रायोजित योजना CSSDWH के अंतर्गत समर्थन प्रदान किया जा रहा है। पर्यावास में सुधार हेतु उपाय जैसे अतिरिक्त जल स्रोतों की स्थापना और रखरखाव करना। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त मनाना। निष्कर्ष पर्यावास संरक्षण, उन्नत निगरानी और संघर्ष शमन के माध्यम से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रोजेक्ट लायन एक महत्वपूर्ण कदम है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश आदि को गिर क्षेत्र से परे शेरों के लिए अन्य संभावित वैकल्पिक पर्यावास के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। गिर परिदृश्य, गिर लैंडस्केप के बारे में। गिर वन भारत के अर्धशुष्क पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती वनों का सबसे बड़ा सतत क्षेत्र है। स्थलाकृति, यहाँ ऊबड़ खाबड़ भूमि, पृथक पहाड़ियाँ, पठार और घाटियाँ मौजूद हैं। प्रमुख नदियाँ हिरण, मच्छुंदी, रावल, शेत्रुंजी, शिंगोड़ा आदि। वनस्पति सागौन, टर्मिनेलिया, साज, बेर आदि। जीव तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण, सांभर आदि। मानव बस्तियाँ मालधारी, आदिवासी समुदाय शेरों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनकी बस्तियों को नेसेस कहा जाता है। 5.4 नदी डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन्स। सुर्खियों में क्यों? नदी डॉल्फिनों के अब तक के पहले व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या 6327 है। अन्य संबंधित तथ्य। सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण को भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के तहत संचालित किया गया था। रिपोर्ट का नाम सर्वेक्षण के निष्कर्ष भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं। भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। समय के साथ आबादी में गिरावट। 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की संख्या अनुमानतः लगभग 4000-5000 थी, लेकिन यह घटकर लगभग 1800 रह गई है। आबादी। भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6327 है, जिसमें गंगा नदी की डॉल्फिन 6324 और सिंधु नदी की डॉल्फिन केवल 3 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा आबादी दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। पंजाब में सबसे कम 3 डॉल्फिन दर्ज की गई। सिंधु नदी डॉल्फिन। भारत में सिंधु नदी डॉल्फिन वर्तमान में व्यास नदी में देखी जाती है की संख्या चिंताजनक रूप से कम है। इसके संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अम्ब्रेला प्रजाति। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं और उनके संरक्षण का उनके पर्यावास एवं जैव विविधता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पर्यावास। गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू में पाई जाती है। नेपाल की सहायक नदियों में ये कम संख्या में पाई जाती हैं। भारत में दुनिया की 90% गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। स्थानीय नाम। स्थानीय रूप से इन्हें सूस के नाम से जाना जाता है, जो डॉल्फिन द्वारा सांस लेते समय होने वाली आवाज़ को संदर्भित करता है। शीर्ष शिकारी प्रजाति।
3 देशों में आपस में जुड़ी नदी प्रणाली की शीर्ष शिकारी प्रजाति है, जिस कारण से इसे टाइगर ऑफ गंगा कहा जाता है। संरक्षण। साइटेस परिशिष्ट आई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची आई IUCN स्थिति एंडेंजर्ड। संकेतक प्रजाति। गंगा डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति है जिसकी मौजूदगी पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें मौजूद अन्य प्रजातियों की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। सामाजिक। गंगा नदी की डॉल्फिन अक्सर अकेले पाई जाती हैं, लेकिन वे कभी कभी सहायक नदियों के संगम पर छोटे समूहों में इकट्ठी भी होती हैं। शारीरिक विवरण। यह अंधी होती हैं और इकोलोकेशन के जरिए नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार ढूंढती हैं। रंग। गंगा नदी की डॉल्फिन आमतौर पर भूरे या हल्के भूरे रंग की होती हैं, लेकिन पेट पर गुलाबी रंग भी हो सकता है। सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में मुख्य तथ्य। IUCN एंडेंजर्ड। राजकीय जलीय जीव। सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया था। विशेषताएं। सिंधु डॉल्फिन का रंग भूरे या स्लेटी ग्रे होता है और ये प्रायः दृष्टिहीन होती हैं। वे अपनी दिशा और शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन तकनीक का उपयोग करती हैं, जिससे वे नदी के जल में सहजता से मार्ग खोज पाती हैं। पर्यावास। पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली और कम संख्या में पंजाब में व्यास नदी में पाई जाती हैं। स्थानीय नाम भुलन। गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन दो अलग अलग प्रजातियां हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में आनुवंशिक और शारीरिक संरचना संबंधी अंतर के आधार पर अनुसूची आई में गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन को दो अलग अलग प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है। गंगा नदी की डॉल्फिन के समक्ष मौजूद खतरे। मत्स्य पालन से संबंधित मृत्यु दर और अनभिप्रेत मछलन। नदी डॉल्फिन की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बाइकैच है, जो मछली पकड़ने के उपकरणों या जालों में गलती से फंसने से होती है। बाइकैच के अलावा गंगा नदी की डॉल्फिन को उनके मांस और मछली पकड़ने के लिए चारे के रूप में जानबूझकर भी मारा जाता है। मानव निर्मित जलीय अवसंरचना। जलविद्युत बांध, सिंचाई बैराज और कृत्रिम तटबंध आदि सभी डॉल्फिन के विभिन्न पर्यावासों के बीच सुचारू विचरण को प्रभावित करते हैं। इससे वे कम आनुवंशिक विविधता वाली एक छोटी उप आबादी के रूप में पृथक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए फरक्का बैराज गंगा नदी की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है, जो इनके प्राकृतिक विचरण को प्रभावित करता है। जल की गुणवत्ता। वनों की कटाई, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां जल की गुणवत्ता को खराब कर रही हैं। 5 अलग अलग राज्यों से लगभग 2 बिलियन लीटर अनुपचारित मानव अपशिष्ट हर दिन गंगा नदी में पहुंचता है। मानवीय व्यवधान। नावों की आवाजाही में वृद्धि, ड्रेजिंग गतिविधियां और मानवीय गतिविधियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण डॉल्फिन के व्यवहार एवं पर्यावास की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों में खारा पानी भी प्रवेश कर रहा है, जिससे ऐसे जलीय क्षेत्र डॉल्फिन जैसे जीवों के रहने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ताज़े पानी के प्रवाह में कमी और लवणता में वृद्धि के कारण सुंदरबन डेल्टा से ताज़े पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन लुप्त हो रही है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु भारत द्वारा शुरू की गई पहल। व्यापक कार्य योजना 2022-2047 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है जो नदी डॉल्फिन के संरक्षण, पर्यावास में सुधार आदि पर केंद्रित है। वन्यजीव पर्यावास विकास योजना। गंगा नदी डॉल्फिन को 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों में से एक के रूप में शामिल किया गया है, ताकि राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा सके और संरक्षण की प्रभावी योजना बनाई जा सके। संरक्षित क्षेत्र। गंगा नदी के किनारे डॉल्फिन के महत्वपूर्ण पर्यावासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, बिहार। डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र। सरकार ने लक्षित संरक्षण प्रयासों के लिए कुछ क्षेत्रों को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र को संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राज्यों के लिए दिशा निर्देश। राज्यों से कहा गया है कि वे इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के मानकों के अनुसार संरक्षण से जुड़े कार्य करें और डॉल्फिन एवं वेल के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश तैयार करें। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC, इसका उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। यह अनुसंधान केंद्र गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन के लिए समर्पित है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग। 2024 में भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की सफल सैटेलाइट टैगिंग की। निष्कर्ष। नदी डॉल्फिन के प्रभावी संरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी की प्राप्ति हेतु बड़े पैमाने पर सैटेलाइट टैगिंग करने की जरूरत है। साथ ही समुदायों को डॉल्फिन बचाव स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करना, इलेक्ट्रॉनिक पिंगर्स के साथ मछली पकड़ने की सतत पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।
पर्यावास। ये मकड़ियाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत आम हैं, हालांकि कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उत्तर में और यहाँ तक कि आर्कटिक क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। विशेषताएं। जंपिंग स्पाइडर्स अपने शरीर की लंबाई से 30 गुना अधिक दूरी तक छलांग लगा सकती हैं। इनकी सामने के पैर बड़े होते हैं, जो उन्हें शिकार को पकड़ने और पकड़े रहने में मदद करते हैं। वे अपने पिछले पैरों का उपयोग छलांग लगाने के लिए करती हैं। अधिकांश मकड़ियों की 8 या 6 आंखें होती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि या देखने की क्षमता कमजोर होती है। जंपिंग स्पाइडर्स की 8 आंखें होती हैं, जो समूहों में व्यवस्थित होती हैं। साथ ही ये अपवाद स्वरूप मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा रंग देख सकती हैं। दिन में शिकार करते समय जंपिंग स्पाइडर्स लाल स्पेक्ट्रम, हरा स्पेक्ट्रम और पराबैंगनी प्रकाश को देख सकती हैं। व्यवहार। जंपिंग स्पाइडर्स सक्रिय शिकारी होती हैं और कीड़ों तथा अन्य मकड़ियों का शिकार करती हैं। जंपिंग स्पाइडर्स अपने रेशम से प्यूप टेंट नामक आश्रय बनाती हैं, जहां वे खराब मौसम से बचने के लिए शरण लेती हैं और रात में सोती हैं। शेंडुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। नाम। इस अभयारण्य का शेंडुर्नी नाम यहाँ की एक स्थानीय वृक्ष प्रजाति पर रखा गया है, जिसे स्थानीय भाषा में चेनकुरिंजी कहा जाता है। अवस्थिति। ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन। प्राणी। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, इंडियन बाइसन, सांभर, बोनट मकाक, नीलगिरी लंगूर और लायन टेल्ड मकाक जैसे प्राणी पाए जाते हैं। विशेष पारिस्थितिकी तंत्र। इस अभयारण्य में मायरिस्टिका दलदल पाए जाते हैं। मायरिस्टिका दलदल ताजे जल के विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र में मायरिस्टिका प्रजाति के वृक्षों का प्रभुत्व है, एक आदिम और सदाबहार वृक्ष प्रजाति जो दक्षिण पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। शेंडुर्नी को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। 5.6 मरीन हीट वेव्स। सुर्खियों में क्यों। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2023-24 की गर्मियों में मरीन हीट वेव्स OMHWS के दिनों की औसत संख्या में 240% की वृद्धि हुई है। इस अध्ययन से सामने आए मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। प्रवृत्ति। पिछले 2 वर्ष 2023-2024 स्थल और महासागर दोनों पर अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं और मानव जनित वार्मिंग के कारण MHWS में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वैश्विक परिवर्तन। पूरे विश्व में मरीन हीटवेव्स की घटनाएं देखी गई हैं। साथ ही महासागरों के 8.8% भाग में अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक समुद्री सतही तापमान दर्ज किया गया है, जो ऐतिहासिक रूप से वार्षिक औसत से लगभग 4 गुना अधिक है। क्षेत्र। मरीन हीटवेव की प्रमुख घटनाएं विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण पश्चिम प्रशांत, पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी हिंद महासागर में स्पष्ट रूप से देखी गई हैं। मरीन हीटवेव क्या होती है। मरीन हीटवेव OMHWS की घटनाएं समुद्र में उच्च तापमान के साथ अत्यधिक अवधि के लिए होती हैं। यह तब घटित होती है जब समुद्र के किसी क्षेत्र में सतही जल का तापमान कम से कम 5 दिनों तक औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहता है। कोई निश्चित तापमान नहीं। स्थलीय गर्मी में घटित होने वाली हीटवेव या लू की तरह मरीन हीटवेव के लिए कोई निश्चित तापमान नहीं होता, क्योंकि महासागर का तापमान स्थान और समय के हिसाब से बदलता रहता है। ध्रुवों के पास समुद्र का तापमान ठंडा होता है और भूमध्य रेखा के पास गर्म होता है। समुद्री जल गर्मियों में सतह पर गर्म और सर्दियों में ठंडा होता है। मरीन हीटवेव का पता आमतौर पर तब चलता है जब समुद्री जल का तापमान पिछले 90% मापों की तुलना में अधिक गर्म होता है। अवधि। MHWS की स्थिति कई दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों तक बनी रह सकती है। आवृत्ति में वृद्धि। 1982 के बाद से समुद्री MHWS की घटनाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। मरीन हीटवेव की घटना के लिए जिम्मेदार कारक। वायुमंडलीय और महासागरीय प्रक्रियाओं का संयोजन। उदाहरण के लिए अलास्का की खाड़ी के ऊपर उच्च दबाव वाली मौसम प्रणाली का अवरुद्ध होना और उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र के मौसम प्रभाव मिलकर महासागर की स्थिति में अचानक बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव मरीन हीटवेव MHWS का कारण बन सकते हैं। पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में एल नीनो के कारण इस क्षेत्र में लंबी अवधि की MHWS की घटनाएं घटित हो सकती हैं। समुद्र के सतही भाग में ऊष्मा का प्रवाह। वायुमंडल द्वारा समुद्री सतह का भाग तब गर्म होता है जब वायुमंडलीय उच्च दबाव प्रणाली संबंधित क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक बनी रहती है। पैसिफिक तटवर्ती भाग में 2017 के दौरान MHWS और तस्मान सागर में 2017-18 के दौरान MHWS के कारण वायुमंडल ने महासागर में असामान्य रूप से ऊष्मा का उच्च प्रवाह किया था। अभिवहन एडवेक्शन।
समुद्री जल धाराओं द्वारा किसी क्षेत्र में गर्म समुद्री जल के पहुंचने से भी MHWS के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण हो सकता है। उदाहरण के लिए 2011 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों में घटित MHWS और तस्मान सागर में MHWS की घटना के लिए जिम्मेदार इन क्षेत्रों में शीतल प्रवाह के रूप में असामान्य से अधिक गर्म जल का पहुंचना था। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग। हाल के दशकों में ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में पहुंचने के कारण उत्सर्जित अतिरिक्त ऊष्मा का 90% महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। इससे 1850 के बाद से वैश्विक औसत समुद्री सतह का तापमान लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। मरीन हीट वेव के प्रभाव। जैविक प्रभाव। इसमें वैश्विक स्तर पर प्रवाल विरंजन की घटना, केल्प फॉरेस्ट घास, समुद्री घास और प्रवाल भित्तियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की क्षति शामिल है। मई 2020 में मरीन हीटवेव के बाद तस्मानिया तट के पास मरार की खाड़ी में 85% प्रवाल विरंजन हो गया। इससे खाद्य जाल व्यापक रूप से प्रभावित हुआ, जिससे मछली आबादी पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। मौसम के पैटर्न पर प्रभाव। तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र और वायुमंडल के बीच ऊष्मा और नमी का संचरण बढ़ने से रिकॉर्ड संख्या में तूफान आए हैं और काफी वर्षा हुई है। 2024 में हरिकेन बेरिल, जो MHWS के कारण अधिक प्रचंड हो गया, तूफान इस वर्ष के मौसम के हिसाब से अब तक का सबसे जल्दी आने वाला श्रेणी 5 का हरिकेन बन गया। इसने कैरेबियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। ऑक्सीजन की कमी। बाल्टिक सागर पर किए गए अवलोकनों से पता चलता है कि मरीन हीटवेव के कारण विशेष रूप से उथले जल क्षेत्र में समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। मानसून पैटर्न पर प्रभाव। बंगाल की खाड़ी में मरीन हीटवेव के चलते आमतौर पर मध्य भारत में कम वर्षा और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अधिक वर्षा होती है। जून 2023 में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में प्रचंड मरीन हीटवेव की घटना के परिणामस्वरूप भारत के आमतौर पर शुष्क रहने वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई। मरीन हीटवेव द्वारा अम्लीकरण में वृद्धि। उच्च तापमान हाइड्रोजन आयन सांद्रता ऑफ H जोड़ को बढ़ाता है, pH के स्तर को कम करता है और अम्लता को बढ़ाता है। आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान। बढ़ते तापमान के कारण जलीय कृषि को नुकसान पहुंचता है और स्कूबा डाइविंग और रेस्क्यू डाइविंग जैसे पर्यटन उद्योग तथा मछली पकड़ने पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रशांत महासागर में अत्यधिक वर्षा के कारण चिली में पाले गए सैल्मन मछली की व्यापक पैमाने पर मृत्यु हो गई, जिससे निर्यात के संबंध में लगभग $800 मिलियन की हानि हुई। समुद्र जल स्तर में वृद्धि। ऊष्मा के कारण जल का आयतन बढ़ जाता है। इसे जल का तापीय विस्तार कहा जाता है और यह हिंद महासागर के समुद्र जल स्तर में हुई वृद्धि में आंशिक रूप से जिम्मेदार है। यह ग्लेशियर और समुद्री बर्फ के पिघलने से होने वाले जल स्तर में वृद्धि में भी अधिक योगदान देता है। मरीन हीटवेव से निपटने की रणनीतियां। प्रभाव को कम करने के लिए पहले किए जाने वाले हस्तक्षेप। इसमें कोरल को गहरे और ठंडे पानी में स्थानांतरित करना शामिल है ताकि उन्हें विरंजन से बचाया जा सके और प्रजनन में मदद मिल सके, जैसे कि फ्लोरिडा में किया गया। प्रतिरोधात्मक हस्तक्षेप। इसके तहत पहले से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूलन के कार्य किए जा सकते हैं। इसमें मत्स्यिकी को बंद करना और बदल चुकी परिस्थितियों के अनुसार प्रजातियों को पकड़ना जैसे कार्य करना शामिल हैं। बाह्य स्थान संरक्षण विधियां। तस्मानिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हैंडफिश की बची 1/4 आबादी को एकत्रित किया गया तथा उन्हें मरीन हीटवेव के दौरान एक्वेरियम में रखा गया ताकि उनके संरक्षण में मदद की जा सके। ग्रीन इंजीनियरिंग हस्तक्षेप। इसके तहत तटीय क्षेत्रों के हरित क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना तथा ग्रेट बैरियर रीफ और ऊष्मा के संचरण को कम करने के लिए समुद्री बादलों का चमक बढ़ाना आदि मदद कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने वाले पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन। जैसे कि पेरिस समझौते के तहत सहमति बनी है कि सरकारों को जीवाश्म ईंधन आधारित उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ नवीकरणीय और प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश करना चाहिए। मरीन हीटवेव का पूर्वानुमान लगाना। ये प्रभावी रूप से तैयारी करने, सतर्क रहने और शमन संबंधी उपायों को लागू करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में मरीन हीटवेव से निपटने के संबंध में निर्णय लेने वालों की मदद करने के लिए विशिष्ट नेशनल प्रेडिक्शन और डिजिटल ट्विन्स विकसित किए गए हैं। 5.7 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI। सुर्खियों में क्यों? देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना के 175 वर्ष पूरे हुए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण EGSI के बारे में। इसकी परिकल्पना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में जॉन मैकलैंड द्वारा की गई थी। इन्हें 5 फरवरी 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेडक्वार्टरिंग जियोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि 1851 में जॉन मैकलैंड की मृत्यु के बाद GS
ब्लैनफोर्ड की नियुक्ति के बाद जीएसआई द्वारा कार्यों को करने की शुरुआत हुई। यह सर्वे ऑफ इंडिया के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना वैज्ञानिक संगठन है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गई थी। जीएसआई के पहले भारतीय प्रमुख डॉक्टर एम.एस. कृष्ण थे। जीएसआई को शुरू में रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि समय के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक प्रमुख संगठन बन गया, जिसके पास भूविज्ञान संबंधी डेटा का व्यापक संग्रह है। मुख्यालय कोलकाता। 6 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता। नोडल मंत्रालय खान मंत्रालय। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के कार्य। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाना, उसे अपडेट करना और खनिज संसाधन का आकलन करना है। यह निम्नलिखित 5 प्रमुख मिशनों के तहत सभी गतिविधियों को करता है। 1. मिशन आई स्थलीय, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण। 2. मिशन 2 प्राकृतिक संसाधन आकलन और खनिज, कोयला एवं लिग्नाइट संसाधनों का संवर्धन। 3. मिशन 3 जानकारी और उनका प्रसार करना। 4. मिशन आईवी भूभूत और बहुविषयक भूविज्ञान अनुसंधान। और 5. मिशन वी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की प्रमुख उपलब्धियां। बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन। 1877 में भारत का पहला वैज्ञानिक मानचित्र प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा को संकलित करने के लिए इसके द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार एनजीडीआर की शुरुआत की गई। इसके द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं, जैसे सिस्टमैटिक जियोलॉजिकल मैपिंग एसजीएम, राष्ट्रीय भू रासायनिक मानचित्रण एनजीसीएम। प्राकृतिक संसाधन का आकलन। ये 2024-25 में 448 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें दुर्लभ भूतत्व, लिथियम, पोटाश, टंगस्टन, ग्रेफाइट आदि जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये टेक्टोनिक संबंधी अध्ययन और अनुसंधान के लिए देश भर में कई ग्लोबल नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जीएनएसएस आधारित स्टेशनों का संचालन करता है। बहुविषयक भूवैज्ञानिक जानकारी को निःशुल्क रूप से प्रसारित करने के लिए भूकोश नामक भूस्थानिक पोर्टल विकसित किया गया है। भूविज्ञान एवं आपदा प्रबंधन। भूकंपीय भूविज्ञान। 1899 में जीएसआई के रिचर्ड डिक्सन ओल्डहम ने असम में आए प्रचंड भूकंप 1897 का अध्ययन किया और भूकंपीय तरंगों के 3 अलग अलग प्रकारों की पहचान की। इससे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जीएसआई द्वारा भूकंप के पैमाने का विश्लेषण करने के लिए भूकंपीय डेटा की निगरानी और प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय भूकंप भूभौतिकीय रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग सेंटर एसजीआरडीपीडीसी का संचालन किया जाता है। भूस्खलन संबंधी खतरे का अध्ययन। ये भारत में भूस्खलन के कारणों की जांच करने के संबंध में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लैंडस्लिप ऑल एएनडीएसएलआईपी परियोजना के माध्यम से जीएसआई ने वर्षाजनित भूस्खलन के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित की है। अंटार्कटिक संबंधी अध्ययन। जीएसआई अंटार्कटिक अध्ययन कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में अध्ययन करता है। इस कार्यक्रम के तहत गिल्सविक फियल्ला क्षेत्र का मानचित्रण नॉर्वेजियन स्टेशन ट्रोल का उपयोग करके किया गया है। साथ ही दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के सिकुड़ने की प्रक्रिया पर हर साल नजर रखी जाती है। अन्य कार्य। जीएसआई भू धरोहर स्थलों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा भी करता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के सतनूर में राष्ट्रीय जीवाश्म काष्ठ पार्क। हाल ही में जीएसआई ने फ्यूचर मिनरल फोरम 2024 सऊदी अरब और 37वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस दक्षिण कोरिया में भाग लिया है। 5.8 संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट्स। 5.8.1 IUCN ग्रीन लिस्ट। IUCN ग्रीन लिस्ट। IUCN ग्रीन लिस्ट में 4 नए स्थल जोड़े गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: सऊदी अरब का शरान नेचर रिजर्व और किंग अब्दुलअजीज रॉयल नेचर रिजर्व, जॉर्डन का अजराक मरीन रिजर्व और संयुक्त अरब अमीरात यूएई का सिर बुनायर संरक्षित क्षेत्र। IUCN ग्रीन लिस्ट के बारे में। यह प्रमाणन से संबंधित वैश्विक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रभावी, न्यायसंगत और सफल संरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। फोकस। संरक्षण संबंधी प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों को उजागर करना तथा प्रगति के लिए मानक निर्धारित करना। उद्देश्य। संरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करना ताकि उनका प्रबंधन प्रभावी एवं समतापूर्ण ढंग से किया जा सके।
संरक्षण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करना। इसके तहत SDG 15 स्थलीय जीवन के संरक्षण में योगदान देना और जैव विविधता अभिसमय CBD के आईची लक्ष्य 11 को हासिल करने की दिशा में कार्य करना शामिल है। 5.8.2 58वां टाइगर रिजर्व 58th टाइगर रिजर्व TR मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में रतापानी, वीरांगना दुर्गावती, संजय दुबरी, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच आदि शामिल हैं। बाघों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा और वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEF और CC की केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य बाघों के आवासों को संरक्षित करना और राज्यों को सहायता देना है। टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS की मान्यता दिसंबर 2023 तक भारत के कुल 23 टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम ये 2010 में ग्लोबल टाइगर पहल के तहत विकसित किया गया था। इसे विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था ताकि बाघों के आवासों को बेहतर बनाया जा सके। टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की पहल है। इसका उद्देश्य वनों में बाघों की संख्या को दोगुना करना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अवस्थिति यह चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में भारत की मध्य उच्च भूमि के उत्तरी छोर पर स्थित है। मध्य उच्च भूमि ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का भाग है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। झीलें इसके दक्षिणी भाग में साख्य सागर और माधव सागर हैं। जीव जंतु बाघ, नीलगाय, चिंकारा, नौरिया, चीतल, बारहसिंगा, मार्श मगरमच्छ, तेंदुआ, सियार, अजगर आदि पाए जाते हैं। वनस्पति उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन और शुष्क कांटेदार वन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में मुख्य रूप से करधई वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया। राज्य सरकारें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार टाइगर रिजर्व अधिसूचित करती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से सलाह ली जाती है। अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। 1. राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना। 2. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के अंतर्गत NTCA विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है। 3. NTCA समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। 4. राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है।